प्रश्न 121। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 मीटर है और इसका परिमाप 50 मीटर है, तो मैदान की चौड़ाई कितनी होगी। हमें मैदान का क्षेत्रफल 150 और परिमाप 50 दिया गया है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका मान 150 होगा और परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, यह बराबर है 50। 2 से 50 25 बार कटेगा, तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर होगा 25। यहाँ से हम b को दाईं ओर पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा l बराबर 25 ऋण b। l के इस मान को हम लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 150 में रखेंगे। l के स्थान पर 25 ऋण b गुणा b बराबर 150। अब हम b से अंदर गुणा करेंगे तो यह बनेगा 25b ऋण b वर्ग बराबर 150। बराबर के बाईं ओर की राशि को हम दाईं ओर पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा 0 बराबर b वर्ग ऋण 25b धन 150, या इसे हम लिख सकते हैं b स्क्वायर ऋण 25b धन 150 बराबर 0। हमें 150 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग 25 हो, तो वे गुणनखंड 15 और 10 होंगे। 15 में 10 जोड़कर 25 होता है। 15 और 10 का गुणनफल 150 होता है। तो इस प्रकार b के हमें दो मान प्राप्त होंगे, एक 15 और एक 10। तो आयत की चौड़ाई 15 या 10 हो सकती है। तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प 2 यानी 10 मीटर सही होगा। 122। यदि किसी वृत्त की परिधि क्षेत्रफल के मान के बराबर हो तो उसका व्यास होगा। तो आपको क्षेत्रफल और परिधि आपस में बराबर दिए गए हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का वर्ग और परिधि होती है 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर का वर्ग कैंसिल होगा, तो बचेगा आर बराबर 2। आर यानी त्रिज्या आपको 2 मिली है, तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना यानी 2 का 2 गुना अर्थात 4 प्राप्त होगा। इसलिए विकल्प 4 इकाई सही होगा। 123। उस घन का आयतन क्या होगा जिसके विकर्ण की माप 4 वर्गमूल 3 सेमी है। तो घन के विकर्ण की लंबाई होती है भुजा वर्गमूल 3। तो विकर्ण की लंबाई आपको 4 वर्गमूल 3 दी गई है। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कटेगा तो आपको भुजा a बराबर 4 प्राप्त होगा। अब आपने घन का आयतन ज्ञात करना है। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 यानी 4 की घात 3। 4 गुणा 4 गुणा 4 करेंगे तो यह 64 घन सेमी प्राप्त होगा, अर्थात विकल्प 3 सही है। प्रश्न 124। यदि दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है तो इनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा। हमें दिया गया है पहले घन का आयतन और दूसरे घन का आयतन, इसका अनुपात 27:1 है। अब घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, तो यह हो जाएगा पहले घन की भुजा की घात 3 बटा दूसरे घन के भुजा की घात 3, 27:1। अब दोनों ओर हम घनमूल लेंगे तो यह बनेगा a1 बटा a2। 27 किसका घन होता है, 27 3 का घन होता है, तो 27 का घनमूल 3 आएगा, 1 का घनमूल 1 ही होगा। तो प्रश्न का उत्तर होगा 3:1। प्रश्न 125। दो घनों के आयतनों का अनुपात 64:27 है तो इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। हमें घनों के आयतनों का अनुपात 64:27 दिया गया है और घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। तो पहले घन का आयतन होगा a1 क्यूब, दूसरे घन का आयतन होगा a2 क्यूब, बराबर हुआ 64/27। 64 4 का घन होता है और 27 3 का घन होता है। तो घनों की भुजाओं का अनुपात हमें 4:3 प्राप्त हुआ। हमें घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर। तो पहले घन का हो जाएगा 6a1 स्क्वायर, दूसरे घन का होगा 6a2 स्क्वायर।
6 से 6 कटेगा। A1 और A2 का मान है 4:3। 4 का वर्ग 16 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा। इस प्रकार हमें 16:9 इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात प्राप्त होगा। इसलिए विकल्प 2 सही है। किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेमी है, तो घनाभ का आयतन होगा। हमें घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 दिया गया है, तो हम लंबाई को मान लेंगे x, चौड़ाई को मान लेंगे 2x और ऊंचाई को मान लेंगे 3x। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2 गुणा लंबाई चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई। लंबाई की जगह x लिखेंगे, चौड़ाई की जगह 2x लिखेंगे और ऊंचाई की जगह 3x लिखेंगे। अब हम इन्हें गुणा करेंगे। 2x² धन 6x² धन 3x²। इन्हें जोड़ेंगे और 2 से गुणा करेंगे। इन्हें जोड़कर आएगा 11x² और 2 से गुणा करने पर 22x²। प्रश्नानुसार 22x² बराबर आपको दिया गया है 88। x² बराबर हो जाएगा 88/22 यानी 4। तो 4 2 का वर्ग होता है। x बराबर आ जाएगा 2। इस प्रकार लंबाई हो जाएगी x यानी 2, चौड़ाई हो जाएगी 2x यानी 2 गुणा 2 बराबर 4 और ऊंचाई बराबर 3x, 3 गुणा 2 यानी 6। इसलिए आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी 2 गुणा 4 गुणा 6 बराबर 48 घन सेमी। तो प्रश्न का उत्तर होगा 48 घन सेमी। 127 एक साबुन की टिकिया की माप 8 सेमी गुणा 5 सेमी गुणा 4 सेमी है। एक बॉक्स जिसकी माप 56 गुणा 36 गुणा 28 सेमी है में ऐसी कितनी टिकिया रखी जा सकती हैं? तो इसके लिए आप एक साबुन की टिकिया के आयतन का भाग एक बॉक्स के आयतन में देंगे। 8 से 56 7 बार कटेगा, 5 से 35 7 बार कटेगा और 4 से 28 7 बार कटेगा। 7 गुणा 7 गुणा 7 का मान 243 होगा। अतः विकल्प 4 सही है। एक चार्ट में एक परिवार की मासिक आय के खर्च का विवरण दिया गया है। इसका अध्ययन कर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह आपको चार्ट दिया गया है। पहला प्रश्न है, यदि कपड़े पर व्यय 200 रुपया हो तो अन्य मद पर व्यय कितना होगा? तो देखते हैं। कपड़ा आपको 24 अंश दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि 24 अंश जो है 200 रुपये के बराबर है। तो एक अंश हो जाएगा 200/24 रुपया। इसे आप सरल करेंगे। 8 का भाग 200 में 25 बार और 24 में 3 बार जाएगा। एक अंश 25/3 के बराबर है। अब हमें देखना है अन्य मद। तो अन्य मद 42 अंश के बराबर है। एक अंश 25/3 के बराबर है तो 42 अंश हो जाएगा 42 गुणा 25/3 रुपया। 3 का भाग 42 में 14 बार जाएगा। 14 और 25 को गुणा करेंगे तो 350 प्राप्त होगा। प्रश्न 129 से 131 पुस्तक बनाने तथा उनकी बिक्री के दौरान विभिन्न मदों पर आने वाले प्रतिशत व्यय का यह पाई चार्ट दर्शाता है। तो हमें पाई चार्ट दिया गया है। कागज की लागत 10%, छपाई का व्यय 35%, जिल्दसाजी 18%, विज्ञापन 18%, रॉयल्टी 15%, विविध व्यय 4%। अब आपको पाई चार्ट को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 129 कागज की लागत के लिए त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का मान है। तो देखिए, कागज की लागत के लिए जो कोण है वो आपको ज्ञात करना है। इसका प्रतिशत आपको 10 दिया गया है। तो पूरे वृत्त पर जो कोण बनता है वह 360 का होता है। तो उसका हमें 10% ज्ञात करना होगा। तो 360 का मीन्स गुणा 10% का मतलब हुआ 10/100।
शून्य से शून्य कटेगा, शून्य से शून्य कटेगा, 36 गुणा 1 यानी 36 अंश प्राप्त होगा। विकल्प 4 सही है। 130 यदि छपाई का व्यय 17,500 रुपये है तो रॉयल्टी देनी पड़ेगी। देखिए छपाई के लिए जो परसेंटेज है वह 35 है। इसका मतलब हुआ जो 35% है वह 17,500 रुपये के बराबर है। तो 1% हो जाएगा 17,500 बटा 35। इसे आप सरल करेंगे तो यह 500 प्राप्त होगा। 1% 500 के बराबर है। आपको रॉयल्टी याद करनी है। देखिए रॉयल्टी का प्रतिशत 15 है तो 15% बराबर हो जाएगा 500 गुणा 15 यानी 7,500 अर्थात विकल्प 2 सही है। प्रश्न 131 यदि विविध व्यय 6,000 रुपये हो तो रॉयल्टी से जल्दसाजी तथा कटाई के लिए व्यय कितना अधिक है। तो विविध व्यय 4% है। इसका मतलब हुआ 4% बराबर 6,000 रुपया। तो 1% आ जाएगा 6,000 बटा 4 यानी 1,500। अब आप देखेंगे रॉयल्टी का व्यय 15% है तो 15% हो जाएगा 1% 1500 के बराबर है। तो 15% हो जाएगा 1500 गुणा 15 यानी 22,500 के बराबर। इसी प्रकार जल्दसाजी और कटाई के लिए 18% है तो 18% बराबर हो जाएगा 1,500 गुणा 18 यह बराबर हो जाएगा 27,000। आपसे पूछा गया है कि जल्दसाजी और कटाई का व्यय रॉयल्टी से कितना अधिक है। तो आप क्या करेंगे 27,000 में से 22,500 को घटाएंगे तो आपको 4,500 रुपया प्राप्त होगा। उत्तर 3 सही है। 132 जब एक साथ 5 सिक्के उछाले जाते हैं तो कुल परिणामों की संख्या होगी। देखिए एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। सिक्के को 5 बार उछाला जा रहा है तो उसमें कुल परिणामों की संख्या होगी 2 की घात 5 यानी विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न 133 जब एक साथ 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो समष्टि प्रतिदर्श होंगे। देखिए हम एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को एक साथ उछालें तो इसमें परिणामों की संख्या होगी 2 की घात 2 अर्थात 4 अर्थात विकल्प 1 यह उत्तर सही होगा। 134 से 136 आलेख को ध्यानपूर्वक देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है 2 सेकंड में तय की गई दूरी। तो देखिए एक्स अक्ष में सेकंड दिखाए गए हैं और वाई अक्ष में दूरी दिखाई गई है। तो 2 सेकंड में आप दूरी देखने के लिए देखेंगे यह ग्राफ 2 सेकंड की सीध में इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित हो रहा है जो कि दूरी के हिसाब से 10 मीटर है। तो उत्तर होगा 10 मीटर। 35 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 35 मीटर की दूरी देखिए 35 मीटर वाला जो ग्राफ को इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है तो इस बिंदु की सीध में आप देखेंगे 7 सेकंड है। तो प्रश्न का उत्तर 7 सेकंड होगा। 136 वाहन की चाल प्रति सेकंड क्या होगी। 1 सेकंड में वाहन कितना दूर जा रहा है। आप देखेंगे 1 सेकंड में 5 मीटर जा रहा है। 1 से 2 सेकंड के बीच 5 से 10 हो रहा है, 3 से 4, 10 से 15 यानी प्रति सेकंड वाहन 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो वाहन की चाल होगी 5 मीटर प्रति सेकंड। 137 से 140 ध्यानपूर्वक देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस ग्राफ को आपने देखना है। पहला प्रश्न है चतुर्भुज ABCD में शीर्ष A का निर्देशांक होगा। तो देखिए A के निर्देशांक को देखने के लिए आप देखेंगे एक अक्ष में कितना दूर है, 3 दूरी पर है तो इसका भुज 3 होगा। और कोटि देखने के लिए आप देखेंगे कि y अक्ष में यह कितना दूर है जो कि 10 है तो इसके निर्देशांक 3 और 10 होंगे। 138 चतुर्भुज ABCD में शीर्ष D की कोटि होगी। तो शीर्ष D
आप देखेंगे कोटि मीन्स इसका y निर्देशांक, अर्थात यह y अक्ष में कितनी दूर है। यह y अक्ष में 13 दूरी पर है, तो इसका कोटि 13 होगा। 139 त्रिभुज PQR में आधार QR की लंबाई होगी। बिंदु Q 3 से शुरू है और बिंदु R 7 पर है, तो QR की लंबाई हो जाएगी 7 ऋण 3 यानी 4 इकाई। तो उत्तर होगा 4 इकाई। त्रिभुज PQR में शीर्ष बिंदु Q पर बनने वाला कोण होगा। यह है त्रिभुज PQ और R। शीर्ष Q पर 90 अंश का कोण बन रहा है, यानी यह कोण समकोण है, तो उत्तर होगा 90 अंश।